खुशी है? सर दीक्षा पोर्टल पे पढ़ने में खुशी है। तुम्हारे और दोस्त पढ़ रहे हैं इसको? यस सर। तो तुम तो मोबाइल फोन पर दोस्तों से बातों करने में टाइम जाता होगा, हैं? यस सर बात हैं। अच्छा, वीडियो गेम खेलती हो? यस सर वीडियो गेम खेलते हैं हम। खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलते हैं सर। तो फिर पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई हम 1 घंटा करते हैं और फिर 1 घंटा घर का काम करते हैं, मम्मी का हेल्प करते हैं। हाँ। अच्छा, प्रतिमा जी आपसे भी थोड़ा मैं बात करूंगा। आप ये बताइए कि दीक्षा के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? सर दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है। हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोस को देख करके, सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं कंटेंट्स को। और जो कंटेंट्स हैं वो कई वैरायटी के हैं, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें ऑडियो वीडियोस भी हैं, जो कि बच्चों को कार्टून्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। चूँकि हमारे राज्य में पहले से इसकी तैयारी थी, हमारी पाठ्य पुस्तकों पे QR कोड प्रति पाठ लगा हुआ है, और जैसे ही अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिली, जैसे इस बच्चे के पास मोबाइल है, उसने लिंक यूज़ किया, तो अगर नहीं मिली तो वो पाठ्य पुस्तक से वो QR कोड स्कैन करके कंटेंट को देख सकते हैं। सर इसमें कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की भी जानकारी भी जरूरी है क्या? कुछ टीचर्स को इसमें समस्याएं भी आती होगी, तो हर एक को तो टेक्नोलॉजी का स्वभाव नहीं होता है। जी सर, असल में दीक्षा पे 3200 कोर्सेज हैं जो टीचर्स कर सकते हैं। मैंने खुद 100 कोर्सेज पिछले एक पेंडेमिक में कंप्लीट किए हैं, मोर देन 100। यहाँ पे एक लर्नर पासबुक बनी है। 100 कोर्स करने में कितना टाइम गया आपका? सर टाइम तो वो दीक्षा पोर्टल के मैट्रिक्स में से पता चल पाएगा, लेकिन पिछले 1 सालों में मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, और उस पर एक सर सर्टिफिकेशन फैक्टर जो है वो बहुत टीचर्स को मोटिवेट करता है। ये अभी नया ऐड हुआ है, और लर्नर पासबुक में हमारे सारे सर्टिफिकेट्स दीक्षा पोर्टल पे स्वतः सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे तो मैं अभी मेरे जितने कोर्सेज हैं उनका सर्टिफिकेट्स ऐसे दिखा सकती हूँ। और जो प्रॉब्लम आती है दीक्षा पोर्टल पे, एक हेल्प और सपोर्ट के लिए पहले से बना हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। साइड में एक ऐप आता है हेल्प, उसको क्लिक करना है, और हम अपना जैसे ही कंप्लेंट दर्ज करते हैं, दीक्षा से वापस हमारे लिए एक टिकट जनरेट होकर के हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर वो हमें कांटेक्ट करते हैं। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा का डिजिटल होना आज एक प्रकार से समय की मांग है। कोरोना ने इस परिवर्तन को थोड़ा तेज भी कर दिया है, और दीक्षा जैसे अनेक प्लेटफॉर्म तैयार करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके। अब तो कोशिश ये है कि गांव-गांव में अच्छी और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर पाए। मुझे अच्छा लगा प्रतिमा जी और सुहानी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर अब हम इनाम स्कीम की ओर चलेंगे, जिसके तहत किसान अपनी फसल की उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी श्री प्रहलाद जी हमारे साथ हिंगोली महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बोरगढ़ है। मैं सातेफल गांव, तालुका बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया, और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं। और इसका जो मूल्य है
वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है और इससे पेमेंट भी अच्छी तरह से जल्दी मिलता है, उसमें गतिमानता भी बहुत है। हमारे मंडी में पूरे दिन भर 1,000 से लेकर 2,000 तक की बोरी बेची जाती थी, लेकिन अभी इनाम के माध्यम से लगभग 2 घंटे में 4,000 5,000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है और इसकी जो गतिमानता है कि काटा भी फास्ट हो रहा है, पेमेंट भी तुरंत मिल रहा है और पारदर्शिता भी है। अभी कोविड-19 के समय देखा जाए तो पूरा ऑल इंडिया लॉकडाउन था, फिर भी हमारे किसानों को माल बेचने में कठिनाई नहीं आई। उस टाइम भी और पारदर्शिता भी उनको मिली, किसान भी वहाँ पे नहीं आया, खाली माल भेजा उन्होंने, जो भी रेट लेगा वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीधा उसको रेट का पता चला। बायर को भी अच्छा माल मिल रहा था, उसको भी खरीदारी के लिए आसान गया और लगभग जो कोविड-19 के समय हमने जो माल बेचा वो पूरे साल में भी वो रेट किसान को नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे किसान भी इससे बहुत खुश है और ये इसका लाभ हमने अच्छी तरह से उठाया। हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिले और किसानों को उससे लाभ मिले। प्रहलाद जी, इसके दरमियान आपको मंडी तो जाना नहीं पड़ता होगा? सर, इससे जो एफपीओ मॉडल कोविड-19 के समय लाया गया तो इससे हमें मंडी में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारी ही सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने जो ग्रुप बनाया तो उस प्लेटफॉर्म में खुद जो खरीदार है वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ से ही टेंडर भरा, ऑनलाइन कुछ लोगों ने टेंडर भरा और उससे वो माल खरीदा। इसलिए ना हमारे किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही हमें कहीं जाना पड़ा और अच्छा रेट मिला। ये बहुत लाभकारी रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी घटा और कहीं माल के पास अटक पड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कहीं लॉकडाउन में पुलिस की भी दिक्कत कहीं भी नहीं आई हमें। प्रहलाद जी, आपको सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ और आप पूरी तरह अनुभव की वाणी बता रहे थे, मुझे विश्वास है कि देश भर के किसान आपके मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनका भी इनाम के प्रति, इस टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के प्रति बड़ा भरोसा बढ़ेगा और इनाम को बनाया ही इसीलिए है ताकि किसान अपने घर से पूरे देश की मंडियों के साथ सौदा कर सके, जहां उपज के ज़्यादा दाम है वहां अपनी उपज बेच सके। किसान हो या व्यापारी, इससे लोग अब बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाइए और जो लाभ आपको मिला है वो देश के हर कोने में किसानों को मिले, इसकी चिंता आप जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप पक्का लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ई संजीवनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ऑनलाइन ओपीडी सेवा है सर। इसके लाभार्थी श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ श्रीमती कांति देवी जी और उनके डॉक्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएंगे। श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ ईस्ट चंपारण बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में है, और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी माताजी को प्रणाम। जी सर। शुभम जी, डिजिटल इंडिया का ये जो मैं आज विषय ले रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आप तो बिहार की सीमा पर, एकदम नेपाल की सीमा पर छोटे से गांव में बसे हैं। जी सर, इसके बहुत सारे फायदे हुए। एक तो सर ये हुआ कि हमें आने जाने के झंझट से मुक्ति हो गया, और दूसरा कि जो जाने आने में खर्च होते हैं वो खर्च भी हमारे बच गए। और सबसे बड़ा सर, सबसे महत्वपूर्ण, इस कोरोना काल में जो लोगों के संपर्क में आने से बच गए, जिससे संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो गए। और इसके एक और फायदे ये है कि हमें जो भी उपचार के लिए हम डॉक्टर से उपचार कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो पर्ची हमें ऐप पे ही मिल जाती है।
और एक फायदे और है सर इसके कि जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिन जो अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफलाइन, तो उन्हें हम ऑनलाइन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं तो आपने अ, किस योजना का सबसे ज़्यादा इसमें लाभ लिया है डिजिटल इंडिया में? सर ई अच्छा, ई संजीवनी संजीवनी। अच्छा, जी सर। शुभम जी, जी ई संजीवनी तो एक टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है। जी चंपारण के दूर सुदूर के इलाके में टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्या तो आपको भी आई होगी। आप इतने दूर जी छोटे से गांव में रहते हैं, जी तो आपको टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आते थे? सर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। यहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और हम गांव से ही एक्सेस कर पाते हैं सर। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हुए इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। आपको और आपकी दादी जी को जी ई संजीवनी का फायदा मिला, इसके जी लिए एक तो मेरी आपको शुभकामनाएं। और आप दादी माँ की इतनी सेवा कर रहे हैं और दादी माँ को इस कठिनाई में लखनऊ ले जाना पड़ता तो कितनी दिक्कत जी होती, लेकिन वही काम आपको वहीं से हो रहा है। और मुझे जी बताया गया कि जो डॉक्टर आपकी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं वो अभी लखनऊ में है और लखनऊ में जी हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर भूपेंद्र, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी साथियों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के इस काल में आप सभी डॉक्टर्स ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। भूपेंद्र जी, बताइए कि ई संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन के जो इनिशिएटिव हैं उनको लेकर आपका अनुभव कैसा है? और ये शुभम तो बहुत खुश हैं क्योंकि एकदम नेपाल की बॉर्डर पे उनकी माताजी की आप सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सर हमें भी बहुत इस बात की खुशी है। 1.5-2 साल पहले जब कोविड का दौर आया सर, तो हमें लगा कि शायद हम उन बुजुर्ग मरीजों की सेवा नहीं कर पाएंगे जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है और वहाँ से हॉस्पिटल तक आने में उनको समस्याएं होंगी। लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से और ये ई संजीवनी के माध्यम से हम अपने ऐसे बुजुर्ग मरीजों को भी देख पा रहे हैं सर, जो दूसरे प्रदेश में भी रहते हैं। जैसे शुभम जी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और ऐसे ही लखनऊ से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के मरीज हमारे पास ऐसे डायरेक्टली नहीं आ पा रहे, उनको भी हम सर इस संजीवनी के माध्यम से देख पा रहे हैं। पहले ये लगता था सर कि फेस टू फेस अगर हम किसी मरीज से बात नहीं करेंगे तो शायद उतना अच्छा उनका इलाज हम नहीं कर सकते, लेकिन ई संजीवनी शायद मुझे लगता है उसका एक बेहतर अल्टरनेटिव है। जैसे अभी हम आपको देख पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को दिल से समझ पा रहे हैं, ऐसे ही हम उन बुजुर्ग मरीजों को भी बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उनके व्यवहार को देख पाते हैं, उनके घर वाले के भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका फिर इलाज करते हैं सर। इस संजीवनी में सर 2-3 बातें और बहुत अच्छी हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। इस संजीवनी में सर पुराने रिकॉर्ड्स अपलोड करने का भी एक ऑप्शन है। तो जब कभी मरीज कहीं और दिखाया हुआ होता है और पहली बार हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो अपने पुराने रिकॉर्ड्स को उसमें अपलोड कर देता है। तो हम कंसल्टेशन के दौरान ही, मरीज से बातचीत करने के दौरान ही उन रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर लिया करते हैं। तो इससे हमें आसानी होती है मरीज को पुराने रिकॉर्ड को देखकर सलाह देने की। दूसरा सर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर इसमें, जो मानसिक रोगी होते हैं सर, तो मानसिक रोगियों की जो दवाइयाँ होती हैं सर जनरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। तो कई बार मरीजों की शिकायत होती है, डॉक्टर साहब बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं मिल रही है, दवा बंद हो गया, मरीज फिर से बीमार हो गया। इस संजीवनी में हमने देखा सर कि प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से जनरेट हो जाता है और हमारे हजारों मरीजों की कंप्लेंट्स होती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, उनकी शिकायतें समाप्त हो गई सर। ये बहुत अच्छी बात है सर। देखिए, कोरोना काल में देश ने ये सुनिश्चित किया है कि अस्पतालों में जब दूसरी बीमारियों का इलाज संभव नहीं था तो टेलीमेडिसिन को तेजी से अपनाया जा सके। लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है। जैसे जैसे जागरूकता आ रही है वैसे वैसे ये पॉपुलर हो रहा है और नई टेक्नोलॉजी के साथ
ये सुविधा और भी बेहतर होने वाली है। मैं शुभम जी को, वो अपनी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है उनको देख करके। और भूपेंद्र जी, आप भी इतने मन से दादी माँ की सेवा कर रहे हैं, इतने दूर से कर रहे हैं, और उसके लिए ये जो ई संजीवनी है, ये अपने आप में एक वरदान साबित हुई है। मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। डिजी बुनाई सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुनकरों के काम कम समय में डिज़ाइन बनाने में और कंप्यूटर पर विभिन्न डिज़ाइनों एवं रंगों को एक साथ देखने में मदद करता है। डिजी बुनाई की लाभार्थी सुश्री अनुपमा दुबे, सुश्री यास्मीन बानो और सुश्री दीक्षा सिंह हमारे साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं। अनुपा जी नमस्ते। राम सर। हर हर महादेव। महादेव सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप पारंपरिक हस्तशिल्प को डीजी बुनाई के माध्यम से नए नए रंग रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं। ये आप कैसे कर रही हैं, इसके बारे में जरा देश सुनना चाहेगा आपके इस प्रयोग को। मेरा नाम अनुपमा दुबे है। मैं बनारस से पावतपुर में रहने वाली हूँ। डीजी इंडिया के तहत डीजी बुनाई एक सॉफ्टवेयर चलाया गया है, जिसकी ट्रेनिंग मैंने साई इंस्टीट्यूट से ली गई है, जो कि बसनी में है। आपने बताया कि आप बुटीक भी चलाती हैं। यस सर। और आपके साथ जो दूसरी बहनें जुड़ी होंगी वो डिजाइनर हाँ, होंगी। हाँ सर, मैंने कुछ डिजाइन भी बनाया, आपको दिखाती हूँ। ये रहा डिजाइन। हाँ सर, ये पहले हम लोग क्राफ्ट करते हैं, क्राफ्ट पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सर, कंप्यूटर द्वारा हम लोग को हार्ड करता है, इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज़ करते हैं डिज़ाइन बना के। फिर इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिज़ाइन बनाते हैं। कपड़े पर डिज़ाइन बना के हम लोग फिर इसका डिज़ाइन करते हैं। सर, ये जड़ी की डिज़ाइन हुई है। कितनी आमदनी होती है इसमें, कमाई कितनी होती है? सर, 6 से 7 हज़ार रुपये हो जाती है। तो आपको संतोष है इस आपने जो ट्रेनिंग ली और ये टेक्नोलॉजी को अपनाया, आपको संतोष है? हाँ सर, बहुत। सर, मैंने काफ़ी डिजाइन बनाई है सर। एक ये रही माता रानी की मूर्ति। सर, पहले इसका मैंने क्रॉप निकाला है। अच्छा। और सर, मैंने बनारसी साड़ी पे भी डिजाइन किया है। अच्छा, ये आपने बनाया है? यस सर। कितने समय में बना है? सर, पहले जब इसको हम लोग हाथ से बनाते थे तो 3 से 4 दिन लगते थे, पर अभी जब डीजी बुनाई सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं तो इसको डिज़ाइन करने के लिए सब 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो आप डिजाइन पर खुद फिर आगे काम करते हो, डिजाइन बनाकर बेचती भी हो? सर, सेलिंग भी करते हैं। अच्छा। यस सर। चलिए अनुपमा जी और आपके सभी साथियों को इस पारंपरिक कला और कौशल को डिजिटल तकनीक कैसे बेहतर और लाभप्रद बना सकती हैं, ये आप लोगों ने करके दिखाया है। आप जैसी नारी शक्ति देश की ताकत है। आत्मनिर्भर भारत आपके सामर्थ्य और कौशल से ही बनेगा। और बनारस में तो हस्तकला संकुल भी आप जैसे उद्यमी बहनों के लिए बनाया गया है, उसका लाभ भी आप जरूर उठाते होंगे। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब बारी है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की, जिसके अंतर्गत पात्रता के आधार पर देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिलती है। इस स्कीम के लाभार्थी श्री हरिराम जी देहरादून उत्तराखंड से हमारे साथ बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में रह रहा हूँ और अपना यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड के योजना से मुझे यहाँ पर राशन कार्ड पे राशन उपलब्ध हो रहा है। तो आप मूल कहाँ से हैं हरिराम जी? सर, मेरा राशन कार्ड
यूपी हरदोई से बना है और मैं वहाँ पर भी राशन प्राप्त कर पा रहा हूँ और यहाँ पर भी मिल रहा है और इससे हमें काफ़ी अच्छा लाभ हो रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर टैक्सी चलाता हूँ, तो यहाँ पर टैक्सी का भी मैं भीम के थ्रू पेमेंट लेता हूँ, तो इसमें भी मुझे कोरोना काल में काफ़ी अच्छा मतलब लाभ हुआ है। इसमें फिजिकल टचिंग नोट वगैरह ये सब, इससे भी मिला है। फास्ट टैग से भी हमें बहुत समय की बचत होती है हमारी, और हमें हमारी सवारी को भी सहूलियत होती है कि हमें समय कम लगता है टोल पे। इसके लिए मैं डिजिटल इंडिया भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरिराम जी, आप तो स्वयं भी वन नेशन वन राशन कार्ड का बराबर इस्तेमाल किया, कहाँ हरदोई और कहाँ देहरादून, और आप टैक्सी चलाते हैं, लेकिन इस व्यवस्था का आपने फ़ायदा उठाया और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आप नई आई थी तब तो आपको परेशानी रहती होगी। जी सर, बिल्कुल शुरू में हुई थी, बाद में यहाँ से हमने संपर्क किया, यहाँ के जो लोकल अधिकारी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, फिर उन्होंने हमें नाम दिया कि इनसे आप राशन लीजिए, आपको बड़ी आसानी से राशन मिल जाएगा। मुझे मिल गया सर, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हमको गाइड। और ये भीम ऐप का उपयोग करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको सुविधाजनक रहता है। वो तो सर फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने बोला था, शुरुआत किया था, उसी दिन मैंने इंस्टॉल कर लिया था। अच्छा। जी सर। तो हरिराम जी, आप तो बिल्कुल टेक्नो से भी हैं, और वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके साथ साथ भीम ऐप, और पहले दिन से आप भीम ऐप का उपयोग करके इस काम को कर रहे हैं। आप सचमुच में टेक्नोलॉजी से कितना बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, ये ध्यान में आ रहा है। और आप जैसे देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए ये योजना वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत बड़ी सुविधा बन रहा है। अब ये संभव हो पाया है कि एक ही राशन कार्ड से शहर में काम कर रहे श्रमिक भी राशन ले पा रहे हैं, और उसी कोटे में से गांव में बाकी का परिवार भी राशन ले पा रहा है। और यही तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण ई स्टोर सेवा की तरफ, जिसके जरिए गांव के लोग अपनी ज़रूरत के कई तरह के सामान अपने आसपास के ई स्टोर से ही घर पर मंगवा सकते हैं। स्कीम के लाभार्थी श्री मेहरदत्त शर्मा जी धर्मपुर हिमाचल से अपने खेत से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहरदत्त जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं मेहरदत्त जी? सर मेरा नाम मेहरदत्त, मैं ग्राम बसावल, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का एक किसान हूँ। और आप किसान किस चीज की खेती करते हैं मेहरदत्त जी? किसकी खेती करते हैं? मशरूम की? हाँ सर, टमाटर, शिमला मिर्च और हमारा अदरक हो गया सर, और भिंडी वगैरह ये सारी। अभी टमाटर खेत में खड़ा हो सर मैं। तो आपको डिजिटल इंडिया से कैसे लाभ मिला है? सर हमें डिजिटल इंडिया से, जैसे हमारे जो पंचायत में ग्रामीण ई स्टोर खुला, तो खासकर लॉकडाउन के टाइम में, तो उस समय हमें बाजार में बड़ी मुश्किल हो रही थी सामान ले आने के लिए, जो हमें काफ़ी महंगे इसमें मिलता था। तो हमें जैसे ही ग्रामीण ई स्टोर, CSC ग्रामीण ई स्टोर का पता चला, तो उन्होंने हमें घर बैठे ही और उचित मूल्य पे और मतलब सही क्वालिटी का घर पहुंचे सारा सामान भेजा सर, जैसे कि गऊ के लिए आपका खल, चोकर इत्यादि, और हमारा आटा, बेसन वगैरह सारा। मैं और अच्छा लगा कि कॉमन सर्विस सेंटर से ई स्टोर जैसी सुविधाओं से पहाड़ी क्षेत्रों को मदद मिल रही है। आपके अलावा आपके गांव के दूसरे लोग भी इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी सर, हमारी जो पंचायत है हांजी मातला धर्मपुर के साथ, तो उसमें मैक्सिमम सारे लोग जुड़ चुके हैं सर, जो हमारे मतलब घाट आते हैं। तो जैसे और पे के द्वारा हम ग्रामीण ई स्टोर के लिए जो पेमेंट कर देते हैं, हमें पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसे नगद कैश।
चलिए, इंटरनेट का लाभ उनको भी मिले जिनके पास मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर नहीं है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं। बहुत ही कम समय में देश भर में लाखों ऐसे सेंटर्स का नेटवर्क खड़ा किया गया है। ये सेंटर आज ग्रामीणों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिला रहे हैं और गांव के युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, अगली स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसके अंतर्गत आसान दरों पर कामकाज के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को लोन की सुविधा है जो कि कम ब्याज पर मिलती है। इस स्कीम की लाभार्थी श्रीमती नाजनीन शाह उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। नाजमीन जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नाजमीन जी, मुझे बताया गया कि आपको पीएम स्वनिधि का लाभ मिला है। आपको पहले कभी इस प्रकार की मदद मिली थी क्या, और इससे आपको फायदा क्या हुआ? सर, लॉकडाउन के कारण हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जो बचत थी सर हमारी, वो भी सब खर्च हो गई थी। सर, मेरे जो मिस्टर है वो कार मैकेनिक है सर, और हमारे पास कुछ भी नहीं था सर। तो मुझे अखबार के माध्यम से सर स्वनिधि योजना के बारे में पता चला। सर, मैंने MP ऑनलाइन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया। उन्होंने वो आवेदन बैंक पहुंचाया और बैंक से मुझे सर कॉल आया साइन करने के लिए, और बैंक और नगर निगम के प्रयासों के द्वारा सर मुझे आसानी से 10,000 का ऋण उपलब्ध हो गया। सर, मैं वो 10,000 का ऋण चुका चुकी हूँ। मुझे 20,000 का भी ऋण प्राप्त हो गया है सर। राज्य शासन के द्वारा सर आपने जो 1,000 रुपये की राशि दी थी सर, वो भी मुझे प्राप्त हो चुकी है सर। नगर निगम के द्वारा सर मुझे फ़ोन पे पेटीएम अकाउंट मिला था सर, और QR कोड मिला था सर, जिससे मैं आसानी से कैशलेस लेन देन कर सकती हूँ सर। सर, मैं टाटा भी डिजिटल यूज़ करती हूँ सर, और काफ़ी सहयोग मिलता है मुझे सभी का। अच्छा नाजमीन जी, पीएम स्वनिधि योजना का एक पहलू ये भी है कि इसमें डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नाजमीन जी, आप भी कैशलेस पेमेंट लेती हैं या नकद में व्यापार करती हैं? कैसे करती हैं आप? नहीं सर, कैशलेस डिजिटल ज़माना है सर, तो डिजिटलाइजेशन से ही सब पेमेंट किया जाता है सर। और QR सर, जो मेरे जो ग्राहक रहते हैं सर, मेरे पास QR कोड है सर, वो स्कैन करते हैं तो उनकी स्क्रीन पर सर मेरा अकाउंट नंबर आ जाता है, और वो स्कैन करने के बाद सर मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आप कैसे पेमेंट करती है? जरा पेमेंट दिखा सकती हो मुझे, कैसे करती है QR कोड का उपयोग? जी सर। हाँ, तो ये आपका QR कोड है सर? अच्छा, एकदम आपने शुरू कर दिया। जी सर। हाँ, तो जी सर, मेरा फ़ोन पे अकाउंट है सर। मैं जिस व्यक्ति से माल खरीदती हूँ, मैं उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती हूँ। तो सर, जैसे मैंने उस व्यक्ति से माल खरीदा, तो मैं यहाँ पर टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करती हूँ सर। उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर सर मेरे डिस्प्ले पर आ जाता है। मैं वहाँ पर क्लिक करती हूँ सर, तो मुझे कुछ इस तरीक़ा से स्क्रीन मिलती है सर। मैं यहाँ पर सर एक अमाउंट आता है सर, मैं वहाँ अमाउंट डाल देती हूँ। मुझे 1520 रुपये का पेमेंट करना है सर इस व्यक्ति को, और मैं फिर इसको सेंड कर देती हूँ। वाह, चलिए, आपको तो बिल्कुल एकदम फटाफट आप कारोबार कर लेती है। जी सर, मैं उसके बाद फिर पासवर्ड डालती हूँ। सर, कुछ इस तरीके से आता है। हाँ। और उसके पास मैसेज पहुँच जाता है सर। चलिए, बहुत आसान तरीके से आप चीज़ को कर रही हो। नाजमीन जी, हाँ, जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति आप जैसे सभी मेहनतकश लोग जो हैं उनको और सशक्त के लिए बनाई गई है। आप जैसे साथियों ने इस तकनीक को अपनाकर ये सिद्ध कर दिया है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाता ही नहीं है, बल्कि हमारा गांव का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मेहनतकश व्यक्ति ये भी बड़ी आसानी से उसको अपना लेता है और अपना करके कारोबार को आगे बढ़ाता है।
मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सूची में अंतिम स्कीम है बीपीओ प्रमोशन स्कीम, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है और आईटीएस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। स्कीम की लाभार्थी कुमारी वंडमाफी सियमलिए एक नॉलेज प्रोसेसिंग कंपनी की कर्मचारी हैं और शिलोंग मेघालय से हमारे साथ जुड़ रही हैं। Namaskar, sir. वंडमाफी, हाउ आर यू? I'm fine, sir, and so excited to talk to you. हाँ, बताइए। I'm Mafi Semle. I belong to East Khasi Hills District, Shillong, Meghalaya. Because of the BPO, KPO was able to set up in Shillong branch, and I was able to transfer back to my hometown from Chennai, where I was working for 7 months. So being in my hometown, I was able to save more, and I was able to be close with my family members, and I was able to work in a very secure and safe manner compared to other states. So I would like to be able, we have been working with doctors from America, and this our job description helps the patient and the doctor to be more focused on the physical examination, and we are working as medical scribers to be able to focus on the chart and to help the doctors complete the chart on time and help them be able to save their time and allow the doctors to go home in their usual timing. So currently, sir, I've been working as a trainer, and I've been working for one doctor for almost 3 years, and due to my promotion, I've trained a trainee, and that trainee is able to take my account now. Imagine, Thanks. I'm asking you a hypothetical question. Imagine, had the BPO not been here, what would be the situation? So at that time, I would have been working outside the state only. I will not be able to come home. So it would be very difficult for me to stay outside. So really grateful for वंडमाफी जी, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट के साथियों के टैलेंट को सही अवसर देने के लिए बीते सालों में कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का एक अहम पिलर बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप जैसे साथी इन अवसरों का उपयोग भी कर रहे हैं। वैसे मुझे बताया गया है कि कल का दिन आपके लिए बहुत खास रहा है। कल ही आपकी एंगेजमेंट हुई है। आप दोनों सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार कि उन्होंने आज डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बात करके उनको प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस अवसर पर अपने अभिभाषण से हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी, डिजिटल इंडिया के अलग अलग इनिशिएटिव से जुड़े सभी मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, डिजिटल इंडिया अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। आज का दिन हमें ये याद दिला रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है,
तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना हमेशा से लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता रहती है। कई बार बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में, कहीं आग लगने की वजह से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब 10वीं, 12वीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। अभी कोरोना के इस काल में कई शहरों के कॉलेज एडमिशन के लिए स्कूल सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन डिजी लॉकर की मदद से ही कर रहे हैं। साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान, बहुत तेज हुई है। और गांवों में तो ये सब अब अपने घर के पास सीएससी सेंटर में भी हो रहा है। डिजिटल इंडिया ने गरीब को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को भी आसान किया है। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है। और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। अभी मेरी ऐसे ही एक साथी से बात भी हुई। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इससे जुड़ा एक बड़ा अहम फैसला दिया है। कुछ राज्य हैं जो इन बात को मानते नहीं थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है कि इन राज्यों ने अब तक जिन्होंने वन राशन कार्ड, वन नेशन वाला बात नहीं स्वीकार किए हैं, वो तुरंत लागू करें। हुक्म करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को और उन्हें भी इसी योजना का लागू करने के लिए कहा गया है। मैं इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, अपने स्थान से बाहर जिनको जाना पड़ रहा है उनके लिए है। और अगर संवेदनशीलता है तो ऐसे काम को प्राथमिकता तुरंत मिलती है। साथियों, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत से आगे बढ़ा रहा है। डिजिटल इंडिया उन लोगों को भी सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है जिन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अभी कुछ और लाभार्थियों से मैंने बात की है
वो बड़े गौरव और संतोष के साथ बता रहे थे कि डिजिटल समाधान से कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है। रेहड़ी ठेला पटरी वालों ने कब सोचा था कि वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे और उनको भी बैंक से आसान और सस्ता ऋण मिलेगा। लेकिन आज स्वनिधि योजना से ये संभव हो रहा है। गांव में घर और जमीन से जुड़े विवाद और असुरक्षा की खबरें भी अक्सर सुनने को आती रहती हैं। लेकिन अब स्वामित्व योजना के तहत गांव की जमीनों को ड्रोन मैपिंग की जा रही है। डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को अपने घर की कानूनी सुरक्षा का दस्तावेज मिल रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर दवाई तक के लिए जो प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, उनसे देश के करोड़ों साथी आज लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, दूर सुदूर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में भी डिजिटल इंडिया अहम भूमिका निभा रहा है। थोड़ी देर पहले बिहार के साथी ने मुझे बताया कि ई संजीवनी ने कैसे इस मुश्किल समय में घर बैठे ही उनकी दादी माँ के स्वास्थ्य लाभ की चिंता की। सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले, समय पर अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक प्रभावी प्लेटफॉर्म पर भी काम चल रहा है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया न होती, टेक्नोलॉजी न होती, तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आसमान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान की एक और खास बात रही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और स्पीड दोनों पर बहुत बल दिया गया। देश के गांवों में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ने इंटरनेट को वहां भी पहुंचाया
जहां कभी ये बहुत मुश्किल माना जाता है। भारत नेट योजना के तहत गांव-गांव ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। पीएम वाणी योजना से देश भर में ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। अब तो कोशिश ये भी है कि देश में सस्ते टैबलेट्स और दूसरे डिजिटल डिवाइस उपलब्ध हो सके। इसके लिए देश और दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को पीएलआई स्कीम की सुविधा दी गई है। साथियों, आज भारत जितनी मजबूती के साथ दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी में से एक बना है, वो हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। पिछले 6-7 साल में अलग अलग योजनाओं के तहत करीब 17 लाख करोड़ रुपए 17 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया अभियान देश के कितना काम आया है, ये भी हम सभी ने देखा है। जिस समय बड़े बड़े समृद्ध देश लॉकडाउन के कारण अपने नागरिकों को सहायता राशि नहीं भेज पा रहे थे, भारत हजारों करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था। कोरोना के इस 1.5 साल में ही भारत ने विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 7 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। भारत में आज सिर्फ यूपीआई, भीम यूपीआई से ही हर महीने करीब 5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। साथियों, किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड खरीद का लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचा है। इनाम पोर्टल से ही अब तक देश के किसान 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन कर चुके हैं। साथियों, वन नेशन वन कार्ड यानी देश भर में ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए पेमेंट का एक ही माध्यम एक बहुत बड़ी सुविधा सिद्ध होने वाला है। फास्टैग के आने से पूरे देश में ट्रांसपोर्ट आसान भी हुआ है, सस्ता भी हुआ है और समय की भी बचत हो रही है। इसी तरह जीएसटी से ई वे बिल्स की व्यवस्था से देश में व्यापार कारोबार में सुविधा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हुई है। कल ही जीएसटी को 4 वर्ष पूरे हुए हैं। कोरोना काल के बावजूद पिछले 8 महीने से लगातार जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए के मार्क को पार कर रहा है। आज 1 करोड़ 28 लाख से अधिक रजिस्टर्ड उद्यमी इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से होने वाली सरकारी खरीद ने पारदर्शिता बढ़ाई है, छोटे से छोटे व्यापारी को अवसर दिया है। साथियों, ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को
बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडिया टेकेड के रूप में देख रहे हैं। एक अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भारत की दर्जनों टेक्नोलॉजी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होगी। ये दिखाता है कि डेटा और डेमोग्राफिक डिविडेंड की सामूहिक ताकत कितना बड़ा अवसर हमारे सामने ला रही है। साथियों, 5G टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जीवन के हर पहलू में बड़े बदलाव करने वाली है। भारत भी इसके लिए तैयारी में जुटा है। आज जब दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रही है, तो भारत इसके एक बड़े भागीदार के रूप में उपस्थित है। डेटा पावर हाउस के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का भारत को एहसास है। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी हर जरूरी प्रावधान पर निरंतर काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी इंटरनेशनल रैंकिंग आई है। 180 से ज्यादा देशों के ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। साल भर पहले तक हम इसमें 47वीं रैंक पर थे, करीब करीब 50। साथियों, मुझे भारत के युवाओं पर, उनके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा डिजिटल एम्पावरमेंट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। हमें मिलकर प्रयास करते रहना होगा। हम इस डेकेड को इंडिया टेकेड बनाने में सफल होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपको कोटि कोटि आभार। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके देखे हुए हर सपने को साकार करने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी का एवं सभी लाभार्थियों का कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े अपने सभी ऑफिसर्स, विशेषकर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के MD श्री अभिषेक सिंह जी एवं उनके सहकर्मियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन कड़ा परिश्रम किया है। आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।